Welcome everyone. I am Bhavet Jain. I will briefly introduce first of all myself. I am from Sangrur, Punjab. I did my schooling from Sangrur itself, and then I went for my graduation in Chandigarh from postgraduate government college. I did BCom there, and after that I started my UPSC preparation from 2019 itself. So this was a long journey for me. Almost 6 to 7 years I have been preparing for the UPSC civil service examination, and moreover I have given 3 interview, and this was my fifth attempt where I secured a rank. So uh, let me talk about my journey. Thank you so much. Thank you. Uh, Let me talk about my journey first. So, uh, I started my preparation after the graduation itself in my final year. I first of all, like every aspirant is very confused where to read, what to read. So my first motive was to कि जो मेन सोर्सेज हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स के बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको पता करूँ कि कौन सी है, कैसे करना है। फिर मैंने जो अपने सीनियर्स थे उनसे बात की कि कैसे शुरू करें, क्या करें। बहुत कंग्रेचुलेसन, वेरी वेरी थैंक यू एवरीवन। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बता रहा था। 2019 में मैंने अपने सोर्सेज वगैरह पहले फाइनलाइज किए। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ये था कि एन पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो 6 to 12 की जो एन हैं, SST की, साइंस की, वो आई थिंक सबसे पहला स्टेप होना चाहिए फॉर द प्रेपरेशन। क्योंकि उससे क्या होगा कि अपने बेसिक्स जो है डैट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो बेसिक्स का पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी प्रेपरेशन में। क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछले साल के प्रीलिम्स हैं या जो अभी प्रीलिम्स हुआ है उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, और वो सिर्फ तभी आएंगे जब अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी होंगी। तो एन उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है। तो मैंने वहाँ से शुरू किया था। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट अपना दिया था 2020 में, कोविड के टाइम। उस टाइम मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, फुल डिवोटेडली उसमें मैंने प्रिपेयर किया था। और पर अनफॉर्चुनेटली मेरा उस टाइम प्री 0.67 मार्क्स से रुक गया था, जो कि बहुत ही क्लोज मार्जिन से रुका था। और फिर मैं थोड़ा अपसेट हुआ, बट आई थॉट कि आई शुड फाइट बैक एंड आई शुड गिव अगेन। तो 2021 में सेकंड प्री था मेरा, और मुझे याद है वो प्री था 10 अक्टूबर को, और 6 अक्टूबर को मुझे डेंगू हो गया। तो आई वॉज ऑन द बेड, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, एंड 10 अक्टूबर को जैसे तैसे करके मैं अपना पेपर देने गया। बट अनफॉर्चुनेटली वो प्री भी मेरा 1.5 मार्क्स से रुक गया। सो आई वॉज वेरी सैड एट टाइम। तो 2 साल फुल डेडिकेटेडली प्रिपेयर करने के बाद आई रियलाइज कि देर इज़ ऑल्सो समथिंग, प्लान बी, वट वी कॉल, कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उस टाइम पे अपना मार्कफेड का एक पेपर दिया, जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का फूड डिपार्टमेंट का पेपर है। तो मार्कफेड एक स्टेट एजेंसी है, उसका पेपर दिया, एंड फॉर्चुनेटली आई सिक्योर्ड रैंक 1 इन दैट पेपर। एंड उसके बाद मैंने वो जॉब ज्वाइन की। तो जो मेरा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अटैम्प्ट है वो मैंने जॉब के साथ दिया। ऑल दो मुझे कभी कभी मेंस के टाइम छुट्टियां मिल जाती थी, मैंने अपना टाइम एडजस्ट किया, बट मोर और लेस जॉब के साथ ही मैंने अपना पेपर दिया। तो अ, उसमें क्या हुआ कि अब जब 2 प्री नहीं हुए तो आई थॉट कि कुछ तो मतलब मेरी स्ट्रेटजी में दिक्कत है, कहीं तो आई एम डूइंग सम मिस्टेक। सो आई एनालाइज्ड कि व्हाट मिस्टेक्स वुड आई एम डूइंग देयर। सो इन माय थर्ड अटेम्प्ट आई फोकस्ड मेजरली ऑन क्लियरिंग द प्रीलिम्स, की प्रीलिम्स के लिए व्हाट शुड आई डू। सो इन माय फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट व्हाट आई डिड वाज आई गिव मैनी मॉक्स, लाइक 50 से 60 मॉक्स दिए थे मैंने, जो कि टेस्ट सीरीज़ के, विजन IAS के, फॉरम IAS के काफ़ी मॉक्स दिए थे। बट द मेन थिंग विच आई डिडेंट फोकस वॉज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर द मेन थिंग दैट आई मिस्ड। मतलब मैंने किए थे बट आई डिडेंट फोकस्ड मच ऑन इट। तो थर्ड अटैम्प्ट में मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही किए। मतलब मॉक दिए होंगे 5-6, बट प्रीवियस ईयर मैंने कर लिए थे ऑलमोस्ट 3 से 4 बार, ताकि मेरा माइंडसेट वैसा डेवलप हो जाए जैसा एग्जामिनर चाहते हैं, जैसा एग्जामिनर थॉट थिंक करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि मेरा प्रीलिम्स का जो स्कोर था वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ, काफ़ी ज़्यादा आगे रहा, और मैंने तीनों बार फॉरेस्ट का कट ऑफ भी क्लियर किया था। तो
अ, तो इस स्ट्रैटेजी के साथ मेरा प्री का जो हुआ था, उसके बाद फिर जब मैंने प्री क्लियर किया तो मैंने मेंस दिया, एंड फॉर दैट 3 टाइम्स कॉन्सिक्यूटिवली आई क्लियर्ड द मेंस इटसेल्फ, एंड आई आल्सो वेंट फॉर द इंटरव्यू। अब क्या हुआ कि 2022 एंड 2023 मैंने इंटरव्यू दिया, बट आई अनफॉर्चुनेटली आई मिस द लिस्ट बाय 5 to 6 मार्क्स, तो वो भी बहुत ही एक अपसेटिंग सा मोमेंट था। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि ड्यूरिंग द प्रेपरेशन परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूपीएससी इज़ नॉट अ 100 मीटर रेस और 200 मीटर रेस, इट इज़ अ मैराथन। तो जब हम मैराथन भाग रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि फिनिश लाइन हमें कब पार करनी है, बस हमें ये होता है कि फिनिश लाइन पार करनी है। तो जो 22 अप्रैल को जो हमारा रिजल्ट आया था, मेरा फिफ्थ अटैम्प्ट था, जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि यस, नाउ आई हैव क्लियर द फिनिश लाइन। So that was a very prestigious moment for me, very happy moment for me and for my family. So now this was my overall journey broadly, and sir पूछ रहे हैं how to start after 12th. So I'll answer that. First of all, let me share my strategy, what I did. तो afterwards I'll answer this question. uh, तो मेरे जो हुआ था कि पहले तो हमें क्या करना चाहिए, पहले जैसे मैंने बोला कि सोर्सेज फाइनलाइज करनी चाहिए कि हमें प्रीलिम्स के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, मेंस के लिए क्या करना है, तो वो एक डिफाइंड सोर्स हमारे पास होना चाहिए। मैनी ऑफ द टॉपर्स वुड हैव सजेस्टेड ऑल द बुक्स, तो मेरा भी वही सेम सोर्सेज था, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम होगी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और जोग्राफी के लिए एनसीईआरटीज होगी 11th-12th की। तो दीज आर द बेसिक सोर्स, और इससे ऑलमोस्ट कवर हो जाता है सिलेबस प्रीलिम्स का, क्योंकि सिलेबस ऑफ प्रीलिम इज नॉट डिफाइंड, इट इज़ वेरी वास्ट। And if you analyze the previous year questions, 40 to 45 questions are that come from the static portion itself, मतलब कि बहुत ही static portion से question आ जाएंगे, तो that could be answered with the static books itself. मेजरली हमें वो होता है कि मेजरली डाउट आता है कि एंशियंट हिस्ट्री या फिर मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से कवर करें, क्योंकि इसका कोई डिफाइंड ऐसा सोर्स नहीं आया, या फिर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट आ जाते हैं। तो मैंने जो एंशियंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर पे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी मेरी, तो मैंने उस चीज़ को वहाँ पे फॉलो किया था। अ, तो उसके बाद क्या, उसके बाद जो ये हो गया प्रीलिम्स के सोर्सेज का। उसके बाद क्या होता है कि हम प्रीलिम्स का पढ़ लेते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द मॉक टेस्ट और इन द फाइनल पेपर इटसेल्फ। तो उसमें आई एनालाइज्ड कि गलतियाँ कुछ हमारे एंड से होती हैं, वी आर नॉट एबल टू स्ट्रेटेजाइज हाउ टू टेक द आंसर, हाउ टू एलिमिनेट डिफरेंट ऑप्शंस। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपने जो प्रीवियस ईयर्स थे, मैंने सोचना शुरू किया कि कैसे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो व्हाट आई डिड वाज कि 4 ऑप्शंस में से 2 तो एलिमिनेट हो जाते थे, बट 2 में से आई वाज नॉट एबल टू चूज़ कि कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो देयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प मी अलॉट, क्योंकि फिर उससे क्या होता था कि हम समझ जाते थे कि लाइक देयर इज़ अ क्वेश्चन कि कोई स्टेटमेंट आ गया किसी स्कीम के रिगार्डिंग। सो वट वी डू इज़ कि हमें उस स्कीम का देखना चाहिए कि मोटिव क्या है, उसका असली मोटिव क्या है, ब्रॉडर गोल क्या है। तो उससे क्या होगा, हमें समझ आएगा कि जो ऑप्शन है वो उस मोटिव के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही, एंड दैट वुड हेल्प अस अ लॉट इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शन। So this is one thing, one difficulty I faced in prelims, and after that I was able to clear prelims as I said. अब उसके बाद ये कि प्रीलिम्स में एक तो मैंने क्या क्या डिफरेंट किया था। एक तो मैं क्या करता था कि पूरा साल मैंने डेली एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि इनसाइट आईएएस या फिर वाजीराम या फिर विजन आईएएस, ये क्या करते हैं, डेली के 10 एमसीक्यूज वो डालते हैं, अपने पोर्टल पे डालते हैं। एंड when you and I tend to solve those all the 10 MCQs on the daily basis। तो उससे क्या है कि एक माइंडसेट वैसा बन जाता था। और फिर ये था कि अब एमसीक्यूज तो सॉल्व कर लिए, और उससे क्या होता था, वो एमसीक्यूज होते थे करंट अफेयर्स के बेस्ड। तो करंट अफेयर्स का वो पोर्शन उससे ही कंप्लीट हो जाता था मेरा, उससे ही पता लग जाता था कि अच्छा ये पोर्शन आने वाला है, इससे हम कर सकते हैं, ये हमारा करंट
का पार्ट इससे वो हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एंड इवन अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो मैं अपने नोट्स में ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेता था, उसको अपने नोट्स में लिख लेता था। तो ये था मेरा प्रीलिम्स का। अब प्रीलिम्स में क्या है कि जीएस का तो ये हो गया, अब दूसरा पेपर है सी सेट का। सी सेट में भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि मैथ्स के काफ़ी एनालिटिकल पोर्शन का क्वेश्चंस है, तो काफ़ी बच्चों को सी सेट में काफ़ी दिक्कत आती है। तो व्हाट आई डिड वाज सी सेट में एक्चुअली आई सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम 2013 टू टिल नाउ। तो उससे क्या हुआ कि आई एनालाइज्ड कि कुछ जो मैथ्स के पोर्शन है, जो कुछ मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन और ब्लड रिलेशन, जो मेंटल रीजनिंग का पार्ट है, ये सारे टॉपिक्स काफ़ी कॉमन है और इसका एक दो क्वेश्चन हर बार आ ही रहा है। तो उससे क्या हुआ कि आई आई सर्च द टॉपिक ऑन द यूट्यूब, एंड यूट्यूब पे सर्च करने के बाद आई लर्न दोज टॉपिक्स। एंड उससे क्या था कि मैं समझ भी जाता था, दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाते थे और पता लग जाता कि सी सेट में ये हो जाएगा। बट अगर फिर भी मैथ्स में कुछ डिफिकल्टी आती है तो यू हैव एन एज ऑन द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। देर आर ऑलमोस्ट 5 कॉम्प्रिहेंशन आज भी इन द सी सेट, एंड उसमें से अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर रोज पढ़ते रहो, रीडिंग करते रहो, उसमें से यू आर able to mark correct almost 20 to 21 questions in the comprehension, and this would help us in achieving the cutoff or clearing the cutoff of the CSET। तो ये था मेरा प्रीलिम्स का मोर स्पेसिफिकली। अब आते हैं मेंस के पार्ट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर किसी ने इस बार का प्री दिया है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि देयर कट ऑफ इज देयर मार्क्स आर मोर देन द कट ऑफ विच इज मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड बिटवीन 80 to 85, देन आई वुड से दे शुड स्टार्ट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, बिकॉज मेंस में जो टाइम है वो बहुत ही कम होता है और सिलेबस बहुत ही ज़्यादा कवर करना होता है। तो ये जो 10-15 दिन है रिजल्ट और प्री के बीच में, ये भी आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से, ताकि आप अपना ऑप्शनल या फिर कुछ और सब्जेक्ट आप उसमें कवर कर पाओ। मेरे साथ ये गलती हुई थी पहली बार, मैंने 10 दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिए थे, एंड देन आई रियलाइज़ कि टाइम काफ़ी कम है और बाद में जाके बहुत प्रेशर हो गया था। तो आप ये भी कवर कीजिए। फिर मेंस में अब क्या है कि मेंस के होते हैं 4 जीएस, एक ऐसे पेपर और 2 ऑप्शनल पेपर। मेरा ऑप्शनल था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट, आई चोज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एज माय ऑप्शनल। अब कॉमर्स अकाउंटेंसी में ऐसा है कि 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स एंड सेकंड इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी। तो प्रैक्टिकल का क्या है कि अगर हम जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उस पेपर की, उतना ही हमें उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करने का स्कोप है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, या तो हम सही करेंगे या फिर गलत हो जाएगा। तो उसमें प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड द थ्योरी पेपर, दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द quite similar to the MBA, what we read in MBA, like organization behavior, organization theory। उसमें काफ़ी theoretical part रहता है, and if you learn with a strong strategy कि definitions learn कर ली हमने, points learn कर लिए, writers learn कर लिए, तो that would help us a lot in achieving good marks in paper 2 as well। तो कॉमर्स का तो ऐसा है। फिर आता है ऐसे पेपर। अब जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन एनी स्टूडेंट इन अचीविंग अ रैंक और नॉट बीइंग इनटू द लिस्ट इज एसे एंड एथिक्स मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है मार्क्स का, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव चाहिए। जैसे ऐसे में क्या रहता था, ऐसे में हम 4-5 दोस्त का ग्रुप बना लेते थे, एंड वी टेंड टू ब्रेनस्टॉर्म डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लाइक कोई भी कोट उठा ली, सब अपना अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे, अपना अपना एंगल बताएंगे, और उससे क्या था कि उसमें हम फिर डिस्कस करते थे कि कौन सी नई चीज़ हम ऐड ऑन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कोई एनेक्डोट ऐड कर सकते हैं, कोई स्टोरी लाइन, कोई कोट। तो उससे क्या था कि हमारा बहुत ही एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव तैयार हो गया था ऐसे को लेके। तो उसने ऐसे में हमें काफ़ी हेल्प की, मतलब उस ऐसे बिल्डअप करने में। और उस ट्राई करना है कि हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक बार एक ऐसे तो एटलीस्ट लिखें हम। इफ़ यू आर गिविंग मेंस, देन तो इट इज़ कंपलसरी कि एक हफ्ते में एक आप लिख लीजिए। उससे क्या होगा, आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, और दूसरा यू आर एबल टू थिंक अ लॉट, क्योंकि विद अ स्पेसिफिक टाइम एंड विद अ स्पेसिफिक मटेरियल टू राइट, यू आर you are able to think about it, and you are able to write all the essays। अब ऐसे का इतना था। फिर उसके बाद है कि एथिक्स का पेपर।
अब एथिक्स का होता है कि बहुत ही सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें हमें जो जीएस में दिखाते हैं कि पॉइंट्स लिखने हैं वो एथिक्स में नहीं काम आएंगे। मेरा स्पेसिफिकली ये टारगेट था कि एथिक्स में आई वाज राइटिंग इन पैराज और इन अ बिग पॉइंट्स। तो उसमें क्या था कि आई टेंड टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन, द वैल्यूज विच आर आस्क्ड ऑन इट, and moreover I tend to add many live examples, many current examples which would help us in differentiating different values. So that was the main thing in essay which I tried to do in ethics, sorry. And मेरा सोर्स था एथिक्स के लिए कि आई टेंड टू आई रेड DK बालाजी, दैट वाज अ गुड बुक। एंड मुदित जैन सर की एक बुक आती है डिकोड एथिक्स करके। तो उसमें क्या है कि काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ियों के मॉडल आंसर दे रखे हैं। तो उसमें हम क्या करते थे कि प्रीवियस ईयर को हमने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया और फिर अपना एक आंसर तैयार किया और उसको मैच किया मॉडल आंसर से। तो काफ़ी हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव उससे मिल जाता था। अब आते हैं जीएस पे। तो जीएस 1 2 3 आर स्पेसिफिकली डिवाइडेड इनटू सम सब्जेक्ट्स, लाइक जीएस 1 कवर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। तो मेनली जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का पार्ट है वो तो कवर हो जाता है हमारी प्रीलिम्स प्रेपरेशन के टाइम। जैसे हिस्ट्री का तो सेम सोर्स रहता है। फॉर ज्योग्राफी एनसीईआरटीज़ के अलावा पीएमएफ आईएएस की एक बुक आती है, वो रेफ़र कर सकते हो। उसमें क्या है कि जो ये कंसेप्ट्स हैं एल नीनो, ला नीना और ये ज्योग्राफिकल फिनोमिनास जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से डिफाइंड है। सो यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फ्रॉम द पीएमएफ आईएएस इटसेल्फ। एंड फॉर द सोसाइटी के लिए आई सॉ द लेक्चर्स ऑफ स्मृति मैम. Smriti ma'am has a good understanding in the society subject, and I tend to make notes of her book, of her videos, and उससे ही मैंने अपना सोसाइटी का कवर किया था। फिर GS2 में पॉलिटी आते हैं, पॉलिटी और गवर्नेंस IR। तो जो था कि पॉलिटी का जो पार्ट आता है वो तो हम कर लेते हैं लक्ष्मीकांत से कवर। ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंस आता है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप, बट सब्जेक्टिव जो होता है वो होता है मेंस में। एंड उसमें क्या है कि अब जैसे कि NCRWC की रिकमेंडेशन, सेकेंड RC की ARC की रिकमेंडेशंस, ये सब काफ़ी अच्छे से काम आती हैं। तो इन सब पे मैंने एक नोट्स बना रखे थे ताकि पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको अच्छे से डिफाइन हो जाएं और अच्छे से उनका आंसर हो जाए। फिर IR सब्जेक्ट आता है। IR इज़ टोटली करंट बेस्ड। तो उसके लिए मैंने फॉलो किए थे PT 365 एंड मेन 365 की बुक्स जो आती है मार्केट में मिलती हैं। और उनसे था कि उनसे काफ़ी ज़्यादा मेरा कवर हो जाता था करंट अफेयर्स का। तो उससे आई वॉज एबल टू आंसर मैनी ऑफ द क्वेश्चंस इन द मेंस इटसेल्फ। अब GS3 आता है। GS3 बहुत ही वास्ट है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसके लिए हमें मेरे मेजरली जो मेरा पोर्शन था वो कवर हो जाता था मेंस 365 के, क्योंकि ये टोटली करंट बेस्ड ही रहते थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो वो उसी से कवर करके आई यूज़ टू रीड दोज बुक्स थॉरोली, मतलब 2 3 टाइम्स आई यूज़ टू रीड दोज बुक्स। एंड उसके बाद मैं आई टेंड टू मेक शॉर्ट नोट्स अपॉन इट। तो कीवर्ड्स निकाल लिए थे मैंने उसमें से, एंड उससे फिर मैंने अपने आंसर्स जो थे डेवलप किए थे। तो ये ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रेटजी है मेरा जो प्रेपरेशन रहा है मेंस और प्रीलिम्स का। और हाँ, एक चीज़ मैंने ये ज़रूर देखी है कि कई बार क्या होता है हम ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बट स्टिल द रिजल्ट्स आर नॉट इन द फेवर। क्योंकि आई थिंक कि जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हार्ड वर्क ऑल्सो नीड स्मार्ट वर्क। तो if you are hardworking, you have read all the books, but still you are not able to get the clarity on the answers, तो उसमें स्मार्ट वर्क काम आना चाहिए। क्योंकि आपको क्या करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, पॉलिटी में जैसे आप थोड़े कीवर्ड्स निकाल लो, थोड़े आर्टिकल्स निकाल लो, कमिटीज़ निकाल लो। उसमें क्या होगा कि ये जो कमिटीज़ आर्टिकल्स हैं ये आपका आंसर का वैल्यू एडिशन पार्ट है। तो कहीं भी कुछ भी आए, फॉर एग्जांपल सेंटर स्टेट रिलेशन का कोई क्वेश्चन आया, तो आपने एक तो आर्टिकल्स डाल दिए 250 252 ये वाले, और एक आपने कमेटी भी डाल दी पूंजी कमीशन, सरकारिया कमीशन की उनकी रिकमेंडेशंस डाल दी। तो दिस इज इटसेल्फ अ वैल्यू एडिशन एंड इट वुड ऑब्वियसली स्कोर यू मोर मार्क्स। तो ऐसे करके थोड़ा स्मार्टली भी हमें अपने नोट्स बनाने हैं, और हार्ड वर्क तो है ही, तो इससे हमें काफ़ी अच्छा वो मिल जाएगा, स्कोप मिल जाएगा आंसर राइटिंग का, और काफ़ी अच्छे मार्क्स का स्कोप बन जाएगा। सो दिस वॉज माई प्रेपरेशन in my 5 years. अभी अभी I'll take the questions. जो questions है please let me know.
So this was my fifth attempt and third interview. सी सेट स्ट्रेटजी लाइक आई टोल्ड कि पी वाई क्यूज़ मैंने काफ़ी किए थे 2013 से, और उसमें से पैटर्न निकाल लिया था कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल परमेंटेशन कॉम्बिनेशन से काफ़ी टॉप वो आते हैं, और उस टॉपिक को क्या करो, यूट्यूब पे सर्च करो, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाएंगी। तो उससे आप सीखो कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जब आपने वो सीख लिया तो यूपीएससी के भी निकल जाएंगे। वट इज़ द ऑप्शनल? माई ऑप्शनल इज़ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। फॉर द 3 consecutively I was giving my mains for with commerce and accountancy. Uh, any other questions? ओके, ऐसे स्ट्रेटजी। तो ऐसे स्ट्रेटजी के लिए आई जैसे कि ऐसे के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो थी किया था कि मैंने क्लास ली थी उनकी शब्बीर सर की। तो उससे मेरे को थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई थी कि मैंने कैसे अप्रोच करना है ऐसे को। फिर ऐसे में क्या था कि अब अप्रोच करना तो आ गया, बट उसमें जो कंटेंट है वो कैसे बिल्डअप करें। तो उसके लिए हम 4-5 दोस्त अपना ग्रुप बना लेते थे, और फिर हम एक टॉपिक उठा लेते थे, 10 मिनट 15 मिनट का टाइमर लगा के हम उस पर ब्रेनस्टॉर्म करते थे कि क्या क्या लिख सकते हैं इसमें। एक स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्चर में जैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होता है, एक हमें इंट्रोडक्शन चाहिए, एक हमें 10 जैसे 12 पेज लिखने हैं तो 2 पेज का इंट्रोडक्शन, 1 पेज का कंक्लूजन, और फिर जो बाकी के पेज बचे उसमें बॉडी। बॉडी में भी अब क्या होता है कि 5-6 क्वेश्चंस बना लो, ब्रॉड क्वेश्चंस। जैसे कि वो आ गया कि टॉपिक था जैसे शिप इज़ नॉट फॉर द नॉट टू बी कैप्टन हार्बर बट इट इज़ फॉर द सेल, ऐसा कुछ था एक कोट। तो उसमें पूछ लिया कि व्हाट इज़ शिप हेयर, why is it not safe in the harbor, why is it why it should go for the sale। ऐसे करके 5-6 ब्रॉड क्वेश्चंस बना लिए। फिर उसके माइक्रो क्वेश्चंस बना लिए और माइक्रो आंसर्स बना लिए कि अच्छा ये क्यों नहीं है, क्यों इस रीज़न से नहीं है, इसका क्या करना चाहिए, इस ये करना चाहिए। तो ऐसे करके हमारा जो ये एक पॉइंट है ये एक पैराग्राफ बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बता दो कि पहले हमें ये एड्रेस करना है कि शिप क्या है, फिर हमने कहा क्यों नहीं सेफ, फिर क्यों सेल करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे करके एक पूरा ब्रॉड ऐसे का स्ट्रक्चर बन गया, और लास्ट में कंक्लूजन दे दो। कंक्लूजन में हम जनरली क्या है कि पॉइंट्स के साथ, कोड्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर जो इंट्रो में हमने एनेक्डोट दिया था, कोई एग्जांपल दिया था, उससे हम कंक्लूजन ला सकते हैं। तो ये एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे देता है ऐसे का। ऐसे का कंटेंट ऐसे का कंटेंट एज ए सेड कि मैंने उनकी क्लास ली थी शब्बीर सर की, तो वहाँ से काफ़ी कंटेंट डेवलप हो गया था। और जैसे जैसे हम जैसे जीएस पढ़ते रहते हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी हमें मिल जाता है कि कैसे कैसे हम कौन कौन सा चीज़ हम ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें उनमें से निकल जाती हैं, और फिर वो उसमें से कंटेंट बन जाता है। हाउ शुड बी कवर आर सिलेबस? तो सिलेबस का जनरली वही रहता है कि लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, so this is the best time to start our preparation। तो व्हाट शुड यू डू कि पहले तो आप ऑप्शनल पे फोकस करिए। ये 2-3 महीने जुलाई से लेके या जून से लेके अक्टूबर तक आप अपना ऑप्शनल कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शनल जैसे मेरा कॉमर्स था, तो मैंने सिलेबस उठाया और कॉमर्स का वो काफ़ी डिफाइंड है। उसमें से हर एक टर्म्स निकाली, और मैंने सर्च किया गूगल पे, कई सोर्स लिए, जैसे रैंकर्स का एक सोर्स बुक्स आती हैं काफ़ी, तो वो काफ़ी होलिस्टिकली उसको कवर कर देती हैं। तो मैंने वो पढ़ी सारी, उसमें से प्रैक्टिस किए, और एक एक वर्ड पे मैंने अपने नोट्स बनाए। नोट्स पहले मेरे काफ़ी लंबे बन गए थे, 100-150 पेज के, फिर मैंने उसको थोड़ा शॉर्टन अप किया, शॉर्टन अप करते करते मैंने 10-15 पेज पे ले आया था वो। तो ऐसे करके आप सिलेबस को कवर करना है, आपको हर एक पॉइंट उठाना है, उस पर नोट्स बनाने हैं, फिर उसको शॉर्टन करते जाना है। सिमिलर विद द जीएस, जीएस आप शुरू कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर महीने में, और फिर हर एक जो कीवर्ड दिया हुआ है सिलेबस में उसको उठाएं, उसको गूगल सर्च करें, उसके वेरियस सोर्स ढूंढें, जैसे कि मैंने बताया पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, जोग्राफी के लिए पीएमएफआईएस हो गया। उसमें काफ़ी हॉलिस्टिकली कवर मिल जाएगा आपको। आप पढ़ें, उसमें से 1-2 रीडिंग मारें, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि आपका जब मेंस आएगा तब आपको काफ़ी हेल्प हो उस शॉर्ट नोट से।
तो ऐसे करके आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं विद वन ईच वर्ड बीइंग सर्च्ड ऑन द गूगल एंड देन मेकिंग द नोट्स आउट ऑफ इट। फिर आते हैं प्रोवाइड योर सर हाउ यू कवर सिलेबस, ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड योर पॉलिटी मीन्स नोट्स, आई एम फ्रॉम संगरूर। ओके, आई विल शेयर माई नोट्स, आई विल बी यूजिंग टेलीग्राम एंड आई विल बी क्रिएटिंग अ चैनल देयर, सो आई विल शेयर माई नोट्स ऑन दैट चैनल। सर हाउ टू वैलिडेट द मेंस आंसर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो मेंस आंसर क्वेश्चन क्या करना चाहिए, गुड क्वेश्चन। इसमें क्या करता था मैं, कोई भी एक वो उठा लो, आप वेबसाइट उठा लो जैसे ओनली IAS PW का, तो वो क्या करते हैं रोज़ के रोज़ 5 क्वेश्चंस आपको बना के देंगे वो। तो व्हाट यू डू इज़ उसमें से 2-3 आप लिख के देखो, आप उसमें से लिखो, चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लो, आप उसमें लिखो और फिर वो मॉडल आंसर भी देते हैं, उससे आप मैच करो कि आप कौन से पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते थे, क्या आपने मिस किया, क्या आपने वो जो मेन थीम थी वो पकड़ लिया उसमें क्वेश्चन में। सो व्हेन यू डू दिस यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि व्हाट द क्वेश्चन डिमांड वाज एंड व्हाट आई वाज राइटिंग। स्लोली स्लोली यू विल इम्प्रूव अपॉन इट। फिर क्या करो आप, अगर आपके साथ कोई दोस्त है तो आप उसको एक बार दिखा दो, उसके आप चेक करो, जब आप चेक करोगे तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप उसको दिखाओगे आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी। तो बाय दिस वे यू कैन इवेल्युएट योर आंसर्स योरसेल्फ, आपको किसी मेंटर की ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए, तो उससे आप इवेल्युएट कर सकते हैं। आपके मेन स्ट्रेटजी बता दीजिए सर। मेन स्ट्रेटजी मेरा वही था कि अब जैसे सिलेबस उठाया, सिलेबस के कीवर्ड्स कवर किए और सिलेबस के कीवर्ड कवर करते करते नोट्स बनाए, 2-3 रीड्स ली, सोर्सेज ढूंढे, तो वो मेरा था। और मैंने कुछ कुछ ये भी किया था कि टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज़ होती हैं उसको काफ़ी रीड किया, उसमें से कंटेंट उठाया, क्योंकि काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते, तो वो उसमें से मिल जाते हैं। तो उससे जब हम मिल जाते हैं तो उसको जॉट डाउन करो अपने नोट्स में और ट्राई करो कि आपके आंसर्स में भी वो आए। तो ऐसे करके मेंस का आप कवर कर सकते हो सारा सिलेबस। मैं ओके, हाय हरगुन, ओके। सर ऑप्शनल कैसे चूज़ करा? ऑप्शनल एक्चुअली मेरा तो जो बैकग्राउंड था वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ही रहा है, बीकॉम की है मैंने, फिर एमकॉम के लिए किया, और तो फिर मेरा कॉमर्स एक प्रेफरेबल ऑप्शन था, ऑप्शनल था। और जब मैंने उसको स्टडी किया तो आई फाउंड इट गुड कि ये अच्छा ऑप्शनल है, मार्क्स भी ठीक आते हैं और सिलेबस भी कंपैरेटिवली कवर किया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उस वजह से मैंने अपना ऑप्शनल ये चूज़ किया था। एथिक्स एथिक्स स्ट्रेटेजी, तो एथिक्स के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने पहले तो 2 बुक्स फॉलो की थी, DK बालाजी और मुदित जैन की डिकोड IAS डिकोड एथिक्स। इन 2 बुक्स से काफ़ी हॉलिस्टिकली हमें पहले तो सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर सिलेबस कवर करने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मॉडल आंसर्स टाइप ही बुक बनाई है वो। तो आप वो बुक्स रेफ़र कर सकते हो, उसको पढ़ के आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा कि एथिक्स में कैसे जाना है। One will get your guidance, I'm from Sangrur. Okay, we'll meet. PYQ analysis कैसे करें to find theme और अदर डायमेंशन से, कैसे करें टू फाइंड थीम और अदर डायमेंशन। हाँ, तो PYQ एनालिसिस कैसे करें। PYQ देखो, जो मेंस के PYQ हैं उसमें क्या होता है कि सिलेबस हमने पढ़ लिया एक बार, हमें पता लग गया कि ये कीवर्ड्स हैं। अब PYQs हमें ईयर वाइज भी देखने हैं और सब्जेक्ट वाइज भी देखने हैं। जैसे जोग्राफी के PYQs उठा लिए तो उसमें हमें दिखेगा कि एक क्वेश्चन जोग्राफिकल फिनोमिना से आ रहा है, एक क्वेश्चन किसी इंडस्ट्रियल उससे आ रहा है, एक क्वेश्चन कोई ऐसे मैपिंग का आ रहा है। तो ऐसे करके हमें थीम पता लग जाएगा कि ये थीम इंडस्ट्री का है, ये थीम जोग्राफिकल फिनोमिना का है। तो उसको कवर करते करते हमें PYQs हेल्प करेंगे और सिलेबस हेल्प करेगा। हाँ, फिर आता है PYQ एनालिसिस फाइंड थीम। तो मैंने बताया PYQ एनालिसिस सिमिलर इज़ द केस विद द एसे को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। और क्या होता है कि जैसे GS का है, GS का भी मैंने बता दिया। एथिक्स में भी सेम ही रहता है, क्योंकि एथिक्स में काफ़ी डिफाइंड है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का अलग टॉपिक है, और जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, एथिक्स खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है।
तो वो क्वेश्चंस भी उसी सेंस में ही आते हैं। तो आप जब एक बार पढ़ोगे, उसको एनालाइज करोगे, आप यू कैन डिफाइन कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाने हैं और कैसे कैसे सिलेबस के पॉइंटर्स उठाने हैं। Bhavit, question to you is, do you know question, sir? Yes, yes, yes. Please provide your polity means route. I am from Bangalore. Yes, sure, sure. I'll upload on my Telegram channel. I'll make a Telegram channel and upload on it. अगर if we can meet, I'll make sure कि मैं आपको दे दूँ. What are the mistakes in last four attempt? मिस्टेक्स आई वुड से पहले 2 अटैम्प्ट में तो जैसे मैंने बताया, प्रीलिम्स का जब मैं पढ़ रहा था तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाए बट मैंने प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि एलिमिनेशन कैसे करना है, एग्जामिनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने अपने थर्ड अटैम्प्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किए और मॉडल जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत कम किए। तो उससे क्या था कि मेरा माइंडसेट वो बन गया था एंड आई क्लियर्ड प्रीलिम्स इन माय थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अटैम्प्ट इटसेल्फ। और फिर जो लास्ट 4 अटैम्प्ट्स में मेंस में कुछ मिस्टेक्स थी, वो ये थी कि कभी मेरे ऐसे में नंबर थोड़े कम हो गए थे, एक बार मेरे ऑप्शनल में थोड़े कम हो गए थे। तो वो थोड़ा वेरिएशन चलता रहा। बिकॉज ऑफ डैट आई मिस द लिस्ट बाय 5 to 6 नंबर मार्क्स इन बोथ द अटैम्प्ट्स, इन थर्ड एंड फोर्थ अटैम्प्ट। बट इन फिफ्थ अटैम्प्ट आई गॉट डिसेंट मार्क्स, तो आई एम इन द लिस्ट। तो वो मिस्टेक्स बस यही होता है कि उस टाइम पे हमने, जब टाइम प्रेशर होता है पेपर कंप्लीट करने का, कि हम उस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो एक बस मेजर वो होता है कि उस टाइम पर अगर हमने टैकल कर लिया तो आई थिंक यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशंस। रिवीजन बहुत बोरिंग हो रहा है, प्रीवियस टॉपिक भूल रहा है, क्यों क्या करें? रिवीजन हो जाता है बोरिंग कभी कभी, क्योंकि बार बार पढ़ते रहते हैं वही चीज़, दोबारा दोबारा आती रहती है। ये मेरे साथ भी होता था। बट द थिंग इज़ कि आप रिवीजन बहुत ही नेसेसरी है इस पेपर के लिए। आपको ये समझिए कि आप मटेरियल नहीं कलेक्ट करने आए यहाँ पे, आपको एक सोर्स फिक्स करना है और उसी को ही बार बार पढ़ना है, ताकि जो वो आप पढ़ रहे हो वो आपके आंसर्स में भी दिखे, आपकी मेंटालिटी में भी दिखे। तो आपको रिवाइज तो करना होगा, और इसका एक इजी वे ये है कि आप लिखने लग जाओ। जैसे कि आप रिवाइज कर रहे हो, अपने नोट्स ही रिवाइज कर रहे हो, तो एक बार और लिख लो, ताकि वो थोड़े शॉर्ट भी हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। या फिर किसी दोस्त को साथ में बिठा लो, आप एक दूसरे को पढ़ा दो, तो वैसे रिवीजन भी हो जाती है, थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाता है और टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। प्रीलिम स्ट्रेटजी, यूपीएससी प्रीलिम्स वॉज डिफिकल्ट। आई एग्री, प्रीलिम्स वॉज डिफिकल्ट। प्रीलिम्स हर बार ही कुछ ना कुछ सरप्राइज लेके आता है। इस बार भी मैंने देख रहा था कि 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ले आए। प्रीलिम्स में मेजर जो स्ट्रेटजी है, जो मेरा वर्क किया है, वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना। और एक और चीज़, जैसे आप एनालाइज करोगे प्रीलिम्स, तो 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि स्टैटिक क्वेश्चन ही आते हैं, और उस क्वेश्चंस को गलत करना, आई थिंक दैट इज़ अ ब्लंडर। तो कोशिश करिए कि जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से सॉल्व करो, उसमें से कोई गलती ना हो। और जो करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है, वो क्या होता है कि वो हमें एस्टिमेट लगाना होता है कि पिछले सालों को देख के कि कैसे आप ऑप्शंस टिक कर रहे थे, क्या आप गलती कर रहे हो। तो उसमें आपकी नॉलेज भी काम आएगी, आपका इंटेलिजेंट गेस वर्क जो होता है वो काम आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना होगा। फिर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, काफ़ी सारे मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, उसका बेनिफिट होता है। बट इस चक्कर में प्रीवियस ईयर को मत भूलना। तो ये एक प्रीलिम्स का मेन स्ट्रेटजी है। बाकी आप अपने नोट्स वगैरह तैयार करो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, उसमें से काफ़ी अच्छे से आप आंसर कर पाओगे आगे। हाउ कैन वी नो दैट मच टाइम वी शुड गिव टू अ टॉपिक, हाउ मच टाइम वी शुड गिव टू अ टॉपिक? ओके, सो टॉपिक को पहले तो जैसे मैंने बताया कि जब आप सिलेबस देखोगे ना, फिर सिलेबस देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर देखोगे, तो आप समझोगे कि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। और कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें से कभी क्वेश्चन आ गया, कभी नहीं आ गया। तो आपने जब वो सेग्रीगेट कर लिया कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक इतना नहीं है, तो आप उसी हिसाब से उस पर टाइम लगाओ। और टाइम लगाने का ये मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है, वो उतना नहीं लगा पाए। आप बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उससे कवर कर लो, फिर आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, लिख के देखो कि आपका अच्छा आंसर आ रहा है। किसी से वैल्यूएट कराओ कि आप जो चीज़ें क्वेश्चन डिमांड कर रहा था आप वो एड्रेस कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो डैट इज़ इनफ, मतलब आपने उस पर अच्छी से अंडरस्टैंडिंग ग्रैब कर ली है। अगर नहीं कर पा रहे तो यू शुड सर्च मोर ऑन द गूगल, रीड मोर अबाउट दैट टॉपिक,
तो उससे आप अंडरस्टैंड कर जाओगे कितना टाइम कैसे लगाना है। एक बार तो आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी जो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड ईयर था 2020 एंड 2021 यूपीएससी में, मैंने और ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई की है। मैंने बहुत टाइम लगाया इस चीज़ों पे। एक लक्ष्मीकांत पढ़ने में मैंने आई थिंक महीना 1.5 महीना लगा दिया था सबसे पहली बार जब पढ़ रहा था। तो उस टाइम ये नहीं था कि टाइम कितना लगाना है, बस पढ़ना है, बस कंप्लीट करना है। तो आप भी एक बार वो फोकस रखिए कि कंप्लीट करना है। फिर टाइम का आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस पर हम कम टाइम दे सकते हैं। सर एनसीईआरटी कौन सी क्लास की रीड कर रहे हैं? एनसीईआरटीज़ आप मेरे सुजेशन अगर ले तो, अगर आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन तो 6th से शुरू करें। 6th से एसएसटी की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो आप सब रीड करें, और 10th तक कर सकते हैं। 10th तक आप कर लेंगे तो उससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी। मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखना चाहिए, एग्जांपल देखकर समझाइए। ओके, मल्टी डायमेंशनल आंसर्स ऐसा होता है कि एक ना पेस्टल अप्रोच होती है जिसमें आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल ऐसे करके आप एक वास्ट मल्टी डाइवर्स आंसर लिख सकते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, जैसे मान लो कि उस पे आया था वाटर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया था 2023 24 मेंस में। तो उसमें था कि वाटर टेक्नोलॉजी के क्या क्या यूसेज हो सकते हैं। अब हम लिख देंगे कि अच्छा वाटर टेक्नोलॉजी से क्लीन वाटर आ सकता है, ग्राउंड वाटर को साफ कर सकते हैं ये वो। बट उसको एक पेस्टल अप्रोच से सोचे कि पॉलिटिकली उसके क्या इम्प्लिकेशन हो सकता है, इकोनॉमिकली हमें रिसोर्सफुल बना सकता है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकली हमें और पावरफुल कर सकता है और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेगा, एक्सपेंडिचर कम करेगा। और ये तो आप अगर जब ऐसे डायमेंशनली सोचोगे कि एक चीज़ के हॉलिस्टिकली क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो आपका मल्टी डायमेंशनल आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैम हर डॉटर विद होम योर मदर इन मतलब ओके, सो प्लीज रीड माई कमेंट्स। what are the common mistakes that we repeat while preparing for this exam? Common mistakes, I would say कि uh, having less revision, uh, not covering a whole of our syllabus, ठीक है, and low on practice और no consistency, ये common mistakes है। कभी कभी हमारा मन करता है पढ़ लेते हैं, नहीं करता नहीं करते हैं, तो वो एटीट्यूड नहीं इसमें फेवर करेगा। वी शुड कंसिस्टेंटली वर्क अपॉन इट, चाहे हर दिन 2-3 घंटे ही पढ़ो। किसी दिन आप जब 10 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, बट पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ोगे, किसी दिन स्किप कर दिया, किसी दिन पढ़ लिया, तो आपकी कंसिस्टेंटली छूट जाएगी और उसकी वजह से यू कैन फेस अ सेटबैक। तो एक कॉमन मिस्टेक है। और नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है कि हम बहुत सारे सोर्सेज पे फोकस करते रहते हैं। वी टेंड टू कलेक्ट द मटेरियल ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो आई वुड रेदर से कि आप एक सब्जेक्ट का एक ही कोई मटेरियल लीजिए और उसको बार बार पढ़िए, ताकि आपके आंसर्स में वो दिखे। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स एंड आई थिंक वी शुड अवॉइड दिस। एवर फेल्ट रिवीजन बोरिंग, हाउ यू टैकल? मैंने बता दिया, रिवीजन बोरिंग होता है तो क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ आप रिवाइज़ कर सकते हैं, रिवाइज़ करते करते लिख सकते हैं ताकि शॉर्ट नोट्स बन जाएं और आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो ये सब थोड़े थोड़े चीज़ें होती हैं रिवीजन, बट रिवीजन इज़ कंपलसरी। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है या आपको बोरिंग लग रही है, तब भी लग रही है, तो भी करनी ही पड़ेगी इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्ज़ाम। टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करनी चाहिए? टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करनी चाहिए? सी दिस डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको लगता है कि आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया, नाउ यू आर इन द फेज ऑफ रिवीजन एंड यू वांट टू राइट, तो आप टेस्ट सीरीज़ तब ले सकते हैं। मैंने जो टेस्ट सीरीज़ थी मैंने ज्वाइन की थी जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था और मेंस देना था, तब मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी। उससे पहले मैं डेली आंसर राइटिंग करता था, जैसे रोज़ के 2 क्वेश्चन लिख लिए, 3 क्वेश्चन लिख लिए। वो मुझे ऐसे ही कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट में हेल्प किया। तो यू कैन गो फॉर द सेम। अगर आपको लगता है कि आपने सिलेबस अब कंप्लीट कर लिया, आपने नेक्स्ट ईयर देना है, तो आप अब भी टेस्ट सीरीज़ लेके अपना एक बेस बना सकते हो। उससे आपको काफ़ी होलिस्टिकली कवर हो जाएगा कि मेंस जो पैटर्न होता है, जो एग्ज़ाम का डिसिप्लिन होता है, वो क्या होता है, उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए? आंसर देखो, आंसर के ना हर जीएस में आंसर के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ पूछ लिया कि व्हाट इज़ ठीक है, एंड टेल देयर फंक्शनिंग।
तो इसमें सीधा-सीधा इंट्रोडक्शन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ से करना पड़ेगा हमें, कि आर्टिकल बता दिया, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बता दिया, ठीक है? तो ऐसे करके इंट्रोडक्शन हो गया, फिर बॉडी में उसके फंक्शंस बता दिए। अब जो बॉडी है वो मेन पार्ट है क्वेश्चन का, अब और क्वेश्चन का मेन डिमांड भी फंक्शंस है। तो सारे 1 एंड हाफ पेज एटलीस्ट यू शुड गिव टू द फंक्शंस, और फिर कंक्लूड कर लिया कोई रिकमेंडेशन से कि इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक फ्रेम का एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर हो गया। इट वुड डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि कैसे-कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बट ओवरऑल यही स्ट्रक्चर रहता है कि कैसे हमने आंसर को फ्रेम करना है। Is there any role of smart work in UPSC apart from hard work? Please share with instances. ओके, सो दिस वाज माय मैंने शुरू में ही बोला था कि हार्ड वर्क जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं तो अब हार्ड वर्क में क्या होगा कि आप क्वेश्चन एक देख लिया, तो आपने उसके बारे में फुल रिसर्च किया, उसके बारे में अपने नोट्स इकट्ठे किए, सारा पढ़ लिया, बट आप ये कितने टॉपिक्स के लिए कर पाओगे? ऐसा ये टॉपिक्स तो एंडलेस हैं, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो हम भी एक ह्यूमन एंड नॉट अ मशीन कि हम सब टॉपिक कवर करते रहें, सबके बारे में रिसर्च करते रहें। तो क्या होता है, एक सेट पैटर्न बन सकता है, जैसे कि एन सी एस सी, एन सी एस टी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। अब इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो ऐसा नहीं कि हम दोनों के बारे में अलग अलग से सर्च करें, एक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया तो स्मार्टली वी कैन प्लेस सम पॉइंट्स इन द अदर बॉडीज एज वेल। तो एक ही स्मार्ट वे है कि कैसे हम हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क यूज़ करें। तो इफ़ यू गेट माई पॉइंट देन दिस इज आई थिंक द क्रक्स यू वांट टू नो। Optional was my commerce and accountancy for the 3 times. What was your motivation that never let you down other than social service? So my motivation actually, I was my family, my friends, they always motivated me. मुझे वैसे स्कूल टाइम तक आई डिडंट न्यू कि कैसे क्या होता है, क्या करना होता है, बट इन माई कॉलेज टाइम व्हेन आई मेट माई सीनियर्स, देयर वाज अ सीनियर हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड इवन इन माई कॉलेज आई इंटरेक्टेड विद सम IAS ऑफिसर्स व्हेन दे केम इन द फंक्शंस। तो उसमें मेरे को काफ़ी मोटिवेशन आया कि इट इज़ अ प्रेस्टिजियस जॉब, हाउ वट अ पर्सन कैन डू इन दिस जॉब, हाउ ही कैन इम्पैक्ट द सोसाइटी। तो उससे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस था, एंड मोर ओवर ये जो पेपर खुद पेपर है, ये बहुत ही चैलेंजिंग पेपर है। तो आई एंड माई पर्सनैलिटी, इफ़ आई टॉक अबाउट माई पर्सनैलिटी, आई लव चैलेंजेस। तो आई वट आई डिड वॉज कि वाई नॉट डू द सिविल सर्विस इफ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। तो डैट वॉज माई मोटिवेशन, एंड एज ए सेट कि मेरी फैमिली ने मेरे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। तो डैट वॉज काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। स्टडी में कंसिस्टेंट कैसे बनाए रखें सर? कंसिस्टेंसी आपको वही है कि एक ना रीज़न चाहिए होता है कि आप इसमें क्यों आए। अगर आपने सिविल सर्विस चूज़ किया है तो यू शुड हैव अ गुड रीज़न कि वाई आई चोज इट, एंड दैट रीज़न वुड हेल्प यू इन ब्रिंगिंग मेंटेनिंग योर कंसिस्टेंसी। कॉन्टीन्यूटी ये उसी उसी रीज़न से, उसी वाई से ही चलेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम कर रहे हैं बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम थक जाते हैं। आई वॉज इन माई 5th अटैम्प्ट। तो आई मतलब मेरे पास काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, मैंने काफ़ी देखा कि यार नहीं अब नहीं हो पा रहा, कंसिस्टेंसी लूज़ हो रही है। बट वो जो वाई था ना कि एक अचीव करना है और करना ही करना है, मैंने आया हूँ इस पे तो ऐसे नहीं जाऊँगा। तो वो एक एलिमेंट मेरे अंदर ही था, वो मुझे मोटिवेट करता रहा कि कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। एंड वन मोर थिंग, एक जो मैंने जॉब ज्वाइन की मार्कफेड पंजाब में, उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया क्योंकि वो इट वर्कड एज अ प्लान बी फॉर मी, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी वो रिजॉल्व हो गई थी मेरी। तो मैं कंसिस्टेंटली उस पे वर्क करता रहा कि मैं अपनी जॉब के साथ-साथ पढ़ाई भी कर लूँ, एंड मोर ओवर माय स्टाफ देयर वाज़ वेरी कोऑपरेटिव विद मी। तो इस वजह से मैं कंसिस्टेंटली करता रहा, और इवन रिजल्ट्स भी आते रहे, पहले प्री दिया, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर से प्री। तो ऐसे करके साइकिल काफ़ी हद तक मेरा चलता रहा, तो कंसिस्टेंटी बनी रही। व्हाट्स योर टेक ऑन कोचिंग एंड हाउ शुड आई चूज़ इट? कोचिंग एक्चुअली मैंने 2019 में वाजीराम जॉइन किया था, बट आई वेंट फॉर 2-3 मंथ्स, और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी शुरू किया। तो वट आई नोटेड वॉज कि कोचिंग इज़ फॉर डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन ऑलरेडी है, एंड इफ़ यू कैन गो थ्रू द बुक्स योर सेल्फ, यू कैन लर्न फ्रॉम द यूट्यूब, फ्रॉम द ऑनलाइन चैनल्स, देन आई वुड से कि कोचिंग, यू कैन अवॉइड कोचिंग।
बट अगर आपको चाहिए कि मैं कंसिस्टेंटली वर्क करना है, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मुझे कोई चाहिए गाइडेंस के लिए, देन यू कैन गो फॉर कोचिंग। एंड कोचिंग ऐसा नहीं कि ऑफलाइन ही जाना है, यू कैन प्रेफर ऑनलाइन कोचिंग एज वेल। बस पर उससे वही है कि आपका रूटीन काफ़ी अच्छे से शेड्यूल हो जाएगा। दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ शुड यू चूज़, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या प्रेफरेंसेज हैं, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको मोटिवेट कर रही हैं। सो कीपिंग इट दैट इन माइंड, यू कैन मेक योर कोचिंग डिसीजन। पी वाई की यूपीएससी थीम्स रिपीट कैसे होती हैं सर, एग्जांपल देकर समझाइए। देखिए यूपीएससी की इस थीम्स काफ़ी हद तक रिपीट होती हैं। फॉर एग्जांपल फिलोसफिकल ऐसे जो होते हैं, जैसे कि जो मैंने पहले शिप वाला एग्जांपल दिया था, उसका सिमिलर टॉपिक ही 2019 में भी आया था एक बार, फिलोसफिकल एंगल से सेम थीम पे, सेम थीम पर। तो आप जब एक बार ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ना, टॉपिक एक बार सर्च करेंगे टॉपिक्स के ऊपर, आपको पता लगने लग जाएगा कि ये थीम सेम है, बस थोड़ा टोन अलग हो जाता है बताने का, बट थीम सेम होती है। तो आपको वो प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। प्लीज़ गिव कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर 2026। 2026 के लिए सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ फुल डिसिप्लिन इन योर सेल्फ। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर 2026। अभी आप जून शुरू हो जाएगा, तो जून से आप अपना जो ऑप्शनल है उस पर फोकस कीजिए कि ऑप्शनल में कैसे करना है, क्या करना है। जब आपने अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लिया और शुरू कर दिया, तो 2-3 मंथ्स यू कैन टेक फॉर योर ऑप्शनल। एटलीस्ट टिल अक्टूबर यू शुड बी अबाउट टू कंप्लीट योर ऑप्शनल, मतलब कि 80 to 90% ऑप्शन आपका खत्म हो जाना चाहिए विद नोट्स, विद रिविजन। ठीक है, ताकि आपको जब मेंस देना हो तब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ऑप्शनल के रिगार्डिंग। एंड ऑप्शनल इज समथिंग दैट कैन टेक यू इन टू द लिस्ट और टेक यू आउट ऑफ द लिस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स का वेरिएशन रहता है ऑप्शनल में। उसके बाद आप सीधा जीएस का सिलेबस उठाइए और जीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाने शुरू कीजिए, सोर्सेज पढ़िए, वही जो मैंने प्रीवियसली बता दिए। तो उससे क्या होगा कि आपके जीएस के जो मेंस वाले टॉपिक है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, जो प्रीलिम्स में नहीं काम आएंगे ज़्यादा बट मेन, वो आप कवर कीजिए। वो आपको जनवरी तक ऐसा लगाइए कि वो कवर करने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, उसके आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद क्या कीजिए कि जब जनवरी आ गया तो यू हैव टू ट्रांजिट फ्रॉम द मेन स्ट्रेटेजी टू वर्ड्स प्रीलिम्स, क्योंकि 3 to 4 months आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लियरिंग द प्रीलिम्स। तो आप उसमें क्या कीजिए कि जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स हैं एंड द सब्जेक्ट्स दैट आर लेफ्ट इन योर मेंस एंड प्रीलिम्स, दे आर क्वाइट लॉट सिमिलर, वो वैसे सब्जेक्ट रख लीजिए। जैसे कि पॉलिटी है तो वो दोनों में काम आएगा, तो दोनों में रख लीजिए और यू स्टार्ट रीडिंग ऑन दोज थिंग्स। और उसमें क्या हर मंथली अब से क्या कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग एक रख लीजिए कि मैंने एक न्यूज़पेपर रोज का पढ़ना ही पढ़ना है। आई यूज टू रीड इंडियन एक्सप्रेस, बट यू कैन चूज़ एनी। एक न्यूज़पेपर रख लीजिए और मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स के लिए, तो वो आप एक देख सकते हैं। मैं यूजली विजन की पढ़ता था, बट यू कैन रीड एनी। तो इससे क्या होगा, आपका स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स दोनों कवर हो जाएंगे। दिस इज़ द टाइम लाइन यू कैन अडॉप्ट फॉर 2026। तो बेसिक बेसिक ये है। बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो। सो वे वर वी, आपके कौन, सो डू यू फेल्ट नर्वस व्हेन यू वाज गिविंग यूपीएससी मॉक? पहले फर्स्ट जब मॉक था तब तो आई वाज नर्वस, बट आफ्टरवर्ड्स इट बिकेम अ काइंड ऑफ interaction with the panel members, and it was very good talking to them after some mocks. तो बट पहला मॉक जो होता है वो नर्वस रहता है। हेलो भवेद, एडवाइस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, सम एडवाइस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, सम एडवाइस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग सी आई वाज आल्सो वर्किंग, बट माय एडवाइस इज़ कि आपको 1 साल तो कम से कम, मिनिमम 1 ईयर यू कैन, यू हैव टू डिवोट फॉर द प्रिपरेशन, टोटली फॉर द प्रिपरेशन। वर्किंग के साथ बहुत ही मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना पढ़ने के लिए टाइम, बट अगर आपने 1-2 साल प्रिपरेशन कर ली देन यू कैन ईजिली मैनेज टाइम विद योर वर्क प्रोफाइल। तो आई वुड से कि एटलीस्ट 1 ईयर यू शुड गिव फॉर द प्रिपरेशन। इज देयर एनी गोल फॉर स्मार्ट वर्क इन, ये हो गया। हाउ यू टैकल विद मेंस बाउंसर क्वेश्चन? मेंस बाउंसर क्वेश्चन ये वही जो स्मार्ट वर्क की बात कर रहा था ना मैं, कि
एक चीज़ का एक टॉपिक का आपने अच्छे से रिसर्च कर लिया, तो मेंस में देखो आप उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है क्या, चाहे वो बाउंसर है, बट पॉइंट्स जो हैं वो उधर से कवर हो सकते हैं। तो ऐसे टैकल किया था मैंने बाउंसर क्वेश्चंस जो आते हैं आपके ऑप्शनल आपको। तो आई थिंक क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग एड्रेस्ड। कितने आवर्स स्टडी करते थे, जैसे बताया मैंने कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी आवर्स थे, मतलब फुल डेडिकेटली इसी के लिए कर रहा था, तो 10 से 12 घंटे आई थिंक। बट जब मैं वर्क में आ गया तो आई रिड्यूस्ड माय स्टडी यार। हाँ, मेंस के टाइम तो हो जाता था काफ़ी ज़्यादा, मेंस के टाइम तो छुट्टी ले लेता था मैं जॉब से, एंड आई टोटली स्टडी फॉर द मेंस। तो ऐसे करके एडजस्टेबल वर्किंग आवर्स थे, बट हाँ, पढ़ना कंसिस्टेंटली पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। आवर्स डजेंट मैटर, आप कितना इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फॉर ऐसे पेपर आई टोल्ड फॉर द ऐसे पेपर की ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप एक क्लास लगा सकते हो किसी सर की, मैंने जैसे शब्बीर सर की लगाई थी। एंड मोर ओवर राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऐसे। तो उससे क्या है कि टाइम मैनेजमेंट होगा और आपको अच्छे से पता लगेगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कि आप कहाँ पे हैं। सर प्लीज़ यू so I guess all the questions are addressed now. Thank you for the session. Thank you for listening me. I think this would help you in making your own strategy. सबकी strategy यहाँ पे different होती है, सब toppers का अपना अपना रहता है। मैंने usually जो किया था वो मैंने broadly आपको समझा दिया। अगर आपको थोड़े बहुत doubts बचे होंगे या फिर आपको narrow perspective जानना है, तो I can rearrange the session